Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सपोर्ट करने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लगातार लाते रहें। आज हम भारतीय लोकतंत्र की कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे हाथ में है एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्याय 3, और हमारा मकसद है यूपीएससी के लिहाज से इसके हर जरूरी पहलू को गहराई से समझना। बिल्कुल, और हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक तरह से जिएंगे। हम देखेंगे कि आज़ादी के दीवानों ने इसका सपना कैसे देखा, फिर संविधान सभा में इसे कागज पर कैसे उकेरा गया, 73वें संशोधन के जरिए इसे गांव की गलियों तक कैसे पहुंचाया गया, और आज मुंबई जैसे शहरों की सड़कों पर इसके लिए रोज क्या संघर्ष होता है। हाँ, और इसमें हम यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों को भी जोड़ेंगे, ताकि ये पता चले कि परीक्षक सोचते कैसे हैं। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ चलिए, तो इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति के 3 मशहूर नारों से: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का इस पर एक बहुत गहरा नजरिया था। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक त्रिमूर्ति कहा था, मतलब एक ऐसी मूर्ति जिसके 3 चेहरे हैं और आप किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते। मतलब ये तीनों एक पैकेज डील है। एकदम सही। सोचिए, अगर सबको बराबरी ना मिले तो आजादी का फायदा तो बस कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग उठाएंगे ना, बाकी सब तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो स्वतंत्रता कुछ लोगों का, क्या कहते हैं, वर्चस्व बन जाएगी। और दूसरी तरफ, अगर सबको बराबर करने के चक्कर में आजादी ही छीन ली, मतलब किसी को आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर कोई इंसान कोशिश ही क्यों करेगा? पूरी सोसाइटी ही रुक जाएगी। बिल्कुल। और इन दोनों को जोड़ने वाली जो गोंद है वो है बंधुत्व, भाईचारा। जब तक हम एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे, तब तक न तो सच्ची आजादी दे पाएंगे, न ही बराबरी को दिल से स्वीकार कर पाएंगे। ये तीनों एक साथ ही जिंदा रह सकते हैं, और यही वो सपना था जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। तो ये सपना पहली बार कागज पर कब उतरा? अध्याय हमें सीधे 1931 के कराची प्रस्ताव पर ले जाता है। ये सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की मांग नहीं थी ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। कराची प्रस्ताव आजाद भारत का पहला, आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट था। और इसमें जो बात सबसे खास है वो ये कि इसमें सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं थी, जैसे कि सिर्फ वोट देने का अधिकार। अच्छा। हाँ, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रखी गई थी। इसमें कहा गया था कि हर किसी को, चाहे वो मर्द हो या औरत, वोट देने का हक होगा। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी। मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उसका डीएनए हमें 1931 के इस प्रस्ताव में ही मिल जाता है। बिल्कुल। जो एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बारीक नुक्ता है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ 1947 या 1950 में नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के इन वैचारिक संघर्षों में है। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक लंबी लड़ाई का नतीजा था। और इस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया संविधान सभा ने। मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि वहां बस कुछ बड़े बड़े नेता बैठे होंगे और उन्होंने देश के भविष्य पर फैसले ले लिए होंगे, जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी या राज्यों का बंटवारा कैसे होगा। यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। संविधान सभा कोई बंद कमरे की बैठक नहीं थी, वो भारत की आत्मा की आवाज थी, जहां हर मुद्दे पर खुली, तीखी और ईमानदार बहस होती थी। बहसें इससे कहीं ज्यादा गहरी थीं। केटी शाह जैसे सदस्य तो काम के अधिकार यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट को मौलिक अधिकार बनाने पर अड़े थे। काम का अधिकार, मौलिक अधिकार। हाँ, उनका मानना था कि भूखे पेट के लिए वोट का अधिकार बेमानी है। मतलब वो चाहते थे कि सरकार की ये कानूनी जिम्मेदारी हो कि वो हर नागरिक को रोजगार दे। हाँ, वो इसे एक न्यायोचित अधिकार, मतलब जस्टिसिएबल राइट बनवाना चाहते थे। वहीं दामोदर स्वरूप सेठ जैसे सदस्य थे जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रहे थे।
उनका तर्क था कि असली लोकतंत्र दिल्ली में नहीं, भारत के गांव में बसता है। जब तक शक्ति गांव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। तो एक तरफ काम के अधिकार जैसी सामाजिक सुरक्षा की मांग और दूसरी तरफ सत्ता को नीचे तक पहुंचाने की मांग। इन बहसों से निकला क्या? इन बहसों से हमारे संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से निकले, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो न्यायोचित और गैर न्यायोचित का मामला है, अगर हम इसे आम भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार एक गारंटी कार्ड की तरह है, जिसे लेकर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए सरकार ने मेरा ये अधिकार छीना है। और डीएसपी एक मैनिफेस्टो या नेक इरादों की लिस्ट की तरह है, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर वो ना कर पाए तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही समझा आपने। एक गारंटी है, दूसरा मार्गदर्शन। केटी शाह चाहते थे कि काम का अधिकार गारंटी कार्ड बने, लेकिन सभा ने उसे सरकार के मैनिफेस्टो यानी डीएसपी में डाल दिया। और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा। 2013 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था। सवाल था कि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक है। ज्यादातर लोग शायद सोचेंगे मौलिक अधिकार, क्योंकि नाम में ही मौलिक है, और वहीं वो गलती कर बैठेंगे। इसका सही जवाब था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हम अक्सर मौलिक अधिकारों को संविधान का दिल मानते हैं, और वो हैं भी, लेकिन जब देश चलाने की बात आती है, सरकार के लिए जो गाइड बुक है, जो उसका नॉर्थ स्टार है, वो डीएसपीपी है। वाह। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हर कानून बनना चाहिए। तो भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट ना जा सकें, ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। ये एक तरह से संविधान की आत्मा की आवाज है, जो सरकार को रास्ता दिखाती है। कमाल है। तो संविधान सभा में दामोदर स्वरूप सेठ ने विकेंद्रीकरण का जो बीज बोया था, उसका क्या हुआ? क्या उसे भी डीएसपीपी में डाल दिया गया? हाँ, शुरुआत में उसे अनुच्छेद 40 के तहत डीएसपीपी में ही रखा गया था, और इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की कुछ वाजिब चिंताएं भी थीं। उन्हें लगता था कि स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और जातिवाद बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा डर था, और अंबेडकर गलत नहीं थे। उन्हें डर था कि गांव की पंचायतें स्थानीय ताकतवर लोगों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएंगी और दलितों पिछड़ों का शोषण और बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि इसे लागू होने में इतना समय लगा। लेकिन 90 के दशक में आकर लगा कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो इसे दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव तक ले जाना ही होगा। और यहीं से जन्म हुआ भारतीय लोकतंत्र के एक और क्रांतिकारी अध्याय का, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। तो 1992 में एक तरह से लोकतंत्र का सॉफ्टवेयर अपडेट आया। 73वां संशोधन, इसने क्या बड़े बदलाव किए हैं? इसने 3 बड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए। पहला, इसने सत्ता का ढांचा बदला। अब सिर्फ केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होगी, बल्कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर भी अपनी अपनी चुनी हुई सरकारें होंगी, यानी 3 टियर सिस्टम। ठीक है। दूसरा, इसने नेताओं की जवाबदेही तय की। हर 5 साल में चुनाव जरूरी कर दिया। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी था, इसने सत्ता का दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जो सदियों से बाहर थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और खास तौर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ने तो भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन क्या इससे अंबेडकर की चिंताएं दूर हो गईं? आज भी हम खाप पंचायतों के बारे में सुनते हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक फैसले सुनाती हैं। अध्याय में हरियाणा के राठी खाप पंचायत का उदाहरण भी है। उनकी चिंताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, और यही जमीनी हकीकत का टकराव है। ये ऐसा है जैसे एक ही गांव में 2 सरकारें चल रही हों। एक वो जो संविधान की किताब से चलती हैं, और दूसरी वो जो सदियों पुरानी सामाजिक रिवाजों की किताब से। और अक्सर इन दोनों किताबों के पन्ने आपस में टकराते हैं। और इन नई पंचायतों को सिर्फ राजनीतिक शक्ति तो नहीं दी गई होगी, मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने की? नहीं, और परीक्षा में अक्सर यहीं से सवाल फंसाते हैं। 2013 प्रीलिम्स का ही एक और सवाल था, जिसमें एक कथन था कि भारत का संविधान यह निर्धारित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। और ये सही है? ये कथन बिल्कुल सही है। उन्हें अपने इलाके के लिए योजनाएं बनाने,
टैक्स लगाने और IRDP, ICDS जैसी सरकारी योजनाओं की निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो हमने देखा कि सपना क्या था, उसे संविधान में कैसे ढाला गया और फिर पंचायतों के जरिए उसे जमीन तक कैसे पहुंचाया गया। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ इन सरकारी ढांचों का नाम तो नहीं है। असल कहानी तो इनके बाहर समाज में चलती है, जहां अलग अलग समूहों के हित आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र एक खाली मैदान की तरह है जहां अलग अलग टीमें अपने अपने हितों के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करती हैं। और ये टीमों का नाम है राजनीतिक दल और दबाव समूह। अध्याय में मुंबई का एक बेहतरीन उदाहरण है जो इस टकराव को बहुत अच्छे से समझाता है। तो एक तरफ वो दुनिया है जहां शीशे की ऊंची इमारतों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, जहां मैकिन्जी जैसी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स विजन मुंबई जैसे प्रोजेक्ट बना रही हैं, जहां शहर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए चौड़े चौड़े फ्लाईओवर्स और फ्रीवे के नक्शे बन रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी फ्लाईओवर के नीचे की सड़क है, जो किसी के लिए ऑफिस जाने का रास्ता है, तो किसी फेरी वाले के लिए उसकी पूरी दुकान है, तो किसी झुग्गी वाले के लिए उसका घर है। जब विजन मुंबई का बुलडोजर चलता है तो वो सिर्फ सड़कें चौड़ी नहीं करता, वो किसी की रोजी रोटी को, किसी के आशियाने को उजाड़ देता है। और यही लोकतंत्र का असली संघर्ष है। एक का विकास दूसरे का विनाश बन जाता है। बिल्कुल। तो इस लड़ाई में कौन किसकी तरफ है? राजनीतिक दल कहाँ खड़े होते हैं? यहाँ मैक्स वेबर का एक विचार बहुत काम आता है। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल सत्ता के घर में रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें हर 5 साल में वोट मांगने के लिए उन्हीं झुग्गी वालों और फेरी वालों के पास वापस जाना पड़ता है। अच्छा। वे उनके वोटों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, कम से कम चुनाव के समय तो है ही। लेकिन जो कंसल्टेंसी फर्म्स विजन मुंबई जैसे प्रोजेक्ट बना रही हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनकी जवाबदेही अपने क्लाइंट्स यानी बड़े कॉर्पोरेट घरानों और निवेशकों के प्रति होती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सड़क किनारे बैठने वाले का ठेला उजड़ जाएगा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये समझना होगा कि नीतियां सिर्फ किताबों में नहीं बनती, वे ऐसे ही हितों के टकराव, खींचतान और सौदेबाजी से बनती हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने भारतीय लोकतंत्र की कहानी के पूरे सफर को तय किया। हमने आज़ादी के दीवानों के उस सपने से शुरुआत की जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक साथ पिरोए गए थे। फिर हम संविधान सभा की उन जीवंत बहसों में गए जहां इस सपने को एक कानूनी शक्ल दी गई और मौलिक अधिकारों और DSPP जैसे सिद्धांतों ने जन्म लिया। वहां से हम 73 में संशोधन के जरिए भारत के गांवों में पहुंचे और देखा कि कैसे लोकतंत्र को जमीन तक ले जाने की एक क्रांतिकारी कोशिश हुई और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। और अंत में हमने मुंबई की सड़कों पर देखा कि लोकतंत्र असल में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हितों का एक निरंतर संघर्ष और संवाद है, जहां हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक अंतिम विचार? एक अंतिम विचार ये है कि ये अध्याय हमें बताता है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नक्शा तो देता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की असली कहानी हर दिन जमीन पर होने वाले संघर्षों में, सड़कों पर, गांवों में और विधानसभाओं में लिखी जाती है। एक एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण सवाल केवल ये नहीं है कि संविधान क्या कहता है, बल्कि ये भी है कि इसे हर दिन कैसे जिया जाता है और कैसे इस पर संघर्ष किया जाता है। लोकतंत्र एक मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में हम आपका साथ देते रहेंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सपोर्ट करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.